अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम द लास्ट मुगल बाय विलियम डैलरिम्पल का रिव्यू करेंगे। ये रिव्यू बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है, बहुत नामवर लोगों ने किया हुआ है। तो उन्होंने अपनी राय दी, उन्होंने जो चीज़ नोट की उन्होंने उस चीज़ का जिक्र किया अपने रिव्यूज़ में। तो जैसे ही कहते हैं कि अ सिंगल बुक रेड बाय 1000 पीपल इज़ 1000 डिफरेंट बुक्स। तो मैंने जो इसमें चीज़ नोट की, मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों के गोश गुजार करूँ। विलियम डैलरिम्पल साहब जो ऑथर हैं इस बुक के, उनके बारे में एक गलत फहमी जो है वो ज़ुबान ज़द आम है कि वो बहुत डिटेल्ड चीज़ें लिखते हैं। मतलब कि बादशाह ने जिस चम्मच से खाना खाया उस चम्मच तक का जिक्र करते हैं। इसी तरह इस बुक में भी उन्होंने किया है, कई जगह नज़र आया है। जैसे जंग के दौरान इंग्लिश साइड पे जो बच्चे पैदा हुए उन तक के नाम बताए हुए उन्होंने। एक शख्स जो हिस्ट्री का ज़्यादा लगाव नहीं रखता उसको शायद ये नागवार गुजरे, मगर अगर आप हिस्ट्री के शौकीन हैं और आपको हिस्ट्री से लगाव है तो मेरे ख़्याल में ये किताब इस अंदाज से परोई हुई है, इतने कोहेरेंट तरीके से लिखी गई है कि एक ही नशिस्त में ये पूरी पढ़ी जा सकती है। इस बुक के 12 चैप्टर्स हैं टोटल। इंट्रोडक्शन में वो बताते हैं कि कैसे ये जंग जो थी इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने, मुख्तलिफ़ नस्ल के लोगों में, पूरे हिंदुस्तान से जो लोग थे, रंग रंग के लोग थे, उन्होंने शिरकत की। ये किस तरह जंग सिपाहियों से पूरे हिंदुस्तान की जंग बनी। ये कल्चरल लेवल पर थी लड़ाई, ये सोशल लेवल पर थी लड़ाई, ये रिलीजियस लेवल पर थी लड़ाई, ये पॉलिटिकल लेवल पर थी लड़ाई। तो अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अगर सच पूछें तो ये किताब शुरू होती है अ चेस बोर्ड किंग, जो इसका चैप्टर है पहला। जो बहादुर शाह ज़फ़र है वो बड़ी शान शान तरीके से अपने बेटे मिर्ज़ा जवां बख्त की शादी कर रहे होते हैं। उनका मकसद ये होता है कि ब्रिटिश को इस बात पर राज़ी कर सकें कि जवां बख्त जो है वो अगला बादशाह होना चाहिए। लेकिन जो ब्रिटिश ने रूल सेट किया होता या डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के तहत जो रूल था वो ये था कि जो फर्स्ट बॉर्न मेल चाइल्ड होगा वही तख्त पर बैठ सकता है या वही क्लेम कर सकता है कि मुझे तख्त पर बिठाया जाए। तो उसके तहत मिर्ज़ा फ़खरू जो थे वो बादशाह बनने थे उस रूल के तहत। लेकिन बहादुर शाह ज़फ़र ये चाहते थे कि मिर्ज़ा जवां बख्त जो हैं तख्त पर बैठें। अब ये तगो-दो चल रही थी, इसमें भी दिखाया गया कि कितना मिसकम्युनिकेशन थी, कितनी आपस में ही झगड़े थे उनके। बहादुर शाह ज़फ़र जहाँ जवां बख्त को ऊपर लेके आना चाह रहे थे, उसी जगह मिर्ज़ा फ़खरू जो है वो सीक्रेटली ब्रिटिश के साथ ख़त व किताबत में मसरूफ़ थे। कभी वो उनके साथ मुआहिदा करते हुए नज़र आते हैं कि तुम लाल किला संभाल लेना और मैं महरौली चला जाऊँगा। दूसरी तरफ बहादुर शाह ज़फ़र जो है वो भी इस तरह की डील्स करते हुए हमें इस तरह की डील्स करते हुए नज़र आते हैं। एक तरफ इंग्लिश अपना दिल्ली आबाद कर रहे थे, दूसरी तरफ मुग़ल जो थे वो अपने तर्ज़ का दिल्ली चला रहे थे। अगर ज़फ़र महल था मुग़ल हुक्मरानों के पास, इंडियंस के पास, तो ब्रिटिश ने दिल कुशा बना दिया उसके मुकाबले में। अगर इनके पास लाल किला था मुग़लों के पास, तो उन्होंने जहाँ खुशा बना दिया उसके मुकाबले में। इसके साथ साथ दो किस्म की मुख्तलिफ़ दुनिया आबाद थी। जैसे कि वो किताब में भी लिखते हैं कि मुग़ल रात के जिस पहर अपनी शराब और सुखन की महफ़िल में मसरूफ़ होते थे, अपनी पीक पर होती थी 3-4 बजे, उस टाइम सुबह हो रही थी कैंटोनमेंट में, घंटी बज जाती थी 3-4 बजे ब्रिटिश के उठने के लिए। वो उठ के परेड कर रहे होते थे, नाश्ता कर रहे होते थे, पूरे दिन के कामों की फ़हरिस्त बना रहे होते थे और मुग़ल जो है वो उस टाइम सोने जा रहे होते थे। वो सूरज चढ़ने से पहले तकरीबन सारे इम्पोर्टेंट काम कर चुके होते थे अपने ब्रिटिश, और मुग़ल जो हैं वो शाम को 4-5 बजे उठ के फिर दरबार लगा रहे होते थे। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कौन सी कौम कहाँ खड़ी थी और किसको जीता। उसके बाद चैप्टर आता है इनफिडल्स एंड बिलीवर्स का। उसमें बताते हैं कि किस तरह क्रिश्चियनिटी जो है वो मुसल्लत की जा रही थी दिल्ली के ऊपर। जॉन जेनिंग्स जो हैं उनका नाम सर फहरिस्त इसमें लिया गया है, जो कि हेड थे, प्रीस्ट थे दिल्ली में जो चर्च बना उसके, और किस तरह उनको 1857 में सबसे पहले गोली मारी गई, उनको मारा गया। इसमें कुछ नाम हमें नज़र आते हैं जैसे डॉक्टर चमन लाल और डॉक्टर रामचंद्रा, जो एक्चुअली क्रिश्चियनिटी कबूल कर लेते हैं, और फिर हमें इसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस भी नज़र आती है। जैसे मौलवी सरफराजुल मुल्क हैं, उसके बाद सदरुद्दीन आजुर्दा साहब हैं जिन्होंने लीड किया फिर म्यूटनी को। उसके बाद वो बात करते हैं कि किस तरह दिल्ली के अंदर मुग़ल जो थे उनके सारे सिस्टम्स, उनके सारे कंस्ट्रक्ट्स
जो थे वो इंग्लिश के सामने कितने फरसूदा और कितने नापैद हो चुके हुए थे। मतलब वो एक कंपैरिजन करते हैं और बताते हैं कि कौन कहाँ खड़ा था, किसकी स्टैंडिंग्स कहाँ थी। और एट द एंड वो सिर्फ एक बात जिसको वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में अच्छी थी, इंग्लिश उसको कम्पीट नहीं कर सकते थे, वो थी निज़ाम तालीम। बच्चों को घर में तालीम दी जाती थी, ब्रॉड बेस तालीम दी जाती थी, रियाजी, एक दो ज़ुबानें, और उसके बाद उन्हें कहा जाता था कि अब वो किसी स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएं। ये वो चीज़ थी जो इंग्लिश के पास मिसिंग थी। इसके अलावा हर चीज़ में वो मुगल्स या इंडियन से बहुत आगे थे। उसके बाद अब जो है जंग का जो टाइम है वो करीब आता जा रहा था। ये जंग जो है इंग्लिश ने भी सेंस कर ली थी कि होने वाली है, जो हिंदुस्तानी थे उन्होंने भी सेंस कर ली थी होने वाली है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश की पॉलिसीज़ ऐसी थी, उनकी पॉलिसी स्ट्रिक्ट होती जा रही थी, और कुछ हिंदुस्तानियों की अपनी ग्रीवेंसेस भी थी और अपने करतूत भी कुछ थे ऐसे। उसके बाद जंग बाकायदा शुरू होती है। सिपाही जो हैं वो पूरे हिंदुस्तान से उमड़ आते हैं दिल्ली के अंदर, और दिल्ली को अपना मस्कन बना लेते हैं और दिल्ली की हर चीज़ के ऊपर अपना हक समझना शुरू कर देते हैं। पूरे शहर को कई रोज़ तक लूटते हैं, इंग्लिश लोगों को मारते हैं, ना बच्चे के अंदर तफरीक करते हैं, ना मर्द ना औरत के अंदर। बीच में एक दौर ऐसा भी आता है जब वो समझते हैं, जब उनका ख्याल होता है कि यार इस किंग को हटा के साइड पे इसकी जगह अपनी मर्ज़ी का किंग ना बिठा दें, क्योंकि उनकी और किंग की पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक नहीं बनती। किंग हमेशा उनको रेजिस्ट करता रहता है, लेकिन वो जो है फिर भी दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि उनको एक नाम की ज़रूरत होती है जिसके नाम लेकर वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं। शुरू में सिपाही जो है उनका पल्ला भारी रहता है, फिर एट द एंड आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश जो है उनका पल्ला भारी होना शुरू हो जाता है। और इवेंचुअली अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा किस तरह फिर जो टेबल था वो टर्न हुआ और इंग्लिश जो है वो एट लास्ट दिल्ली में एंटर हो गई, और उन्होंने फिर किस तरह चुन चुन के दिल्ली वालों को मारना शुरू किया, ख़ासतर मुसलमानों को। अगर आप गालिब के खतूत पढ़ें जिनका जिक्र वाफिर मिकदार में इस बुक में आपको मिलेगा, तो आपको आइडिया होगा कि दिल्ली में इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद तक नहीं थे ज़िंदा, उन तक को मार दिया गया। ठीक है, जो जिंदा चीज़ हिलती हुई नजर आती थी उसको गोली का निशाना बनाया गया। ये भी बातें हुई कि दिल्ली को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए ताकि एक इबरत का निशान बने कि ब्रिटिश के ख़िलाफ़ बगावत करने का या सर उठाने का क्या अंजाम होता है। लेकिन फिर सेंस थी वो प्रिवेल कर गई और ऐसा कुछ नहीं किया गया। उसके बाद साल 2 साल 3 साल गुजर जाने के बाद भी मुसलमानों के जो घर होते हैं दिल्ली में उनके ऊपर मार्किंग की जाती है और मुसलमानों से पूछा जाता है कि आप प्रूफ दें कि आपने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया था, और न्यूट्रलिटी को वो अगेंस्ट द ब्रिटिश कंसिडर कर रहे थे, और प्रूफ देने के बाद आपको अलाउ होता था कि आप दिल्ली में एंटर हों। उसके बाद जो मुग़ल थे उसका ट्रायल हुआ, ही वॉज प्रूवन गिल्टी, उनको रंगून भेज दिया गया। और कैन यू इमेजिन, लिखा जाता है कि जो मिसेस डेविस थी उनको ख्वाहिश ज़ाहिर की बादशाह ने, ज़फ़र ने, कि यार अब हम तो बादशाह नहीं रहे और आप मेरे बच्चे को किंग भी नहीं बनाएंगे, मुझे पता है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह दलीप सिंह जो है लास्ट राजा ऑफ पंजाब, उसको आपने भेज दिया था इंग्लैंड, मेरे बच्चों को भी इंग्लैंड भेज दिया जाए। तो मिस डेविस ने कलकत्ता लिख के भेजा, जो गवर्नर जनरल था उस टाइम कैनिंग, तो कैनिंग जो था उसको ख़त लिख के भेजा, तो उसने कहा कि Why are you calling them ex-king of Hindustan? Please mention them as the prisoner of the state. He is no more king, ex-king. Please call him as the prisoner of state and do not burden the office of Governor General with unnecessary things. वो अब इससे नेसेसरी भी नहीं समझता था जिक्र करना। ये हाल रखा गया रवा हिंदुस्तान के बादशाह के साथ। आप एक लम्हे के लिए हिंदू मुसलमान समझ के छोड़ें, एक लम्हे के लिए ये समझ लें कि वो हिंदुस्तान का बादशाह था और उसके साथ क्या रवैया अख्तियार किया गया उसके किले के साथ क्या रवैया अख्तियार किया गया। 2-2 टके के सिपाही जो थे वो उसके किले में रखे गए, घोड़े बांधे गए, उसको बादशाह को अपने ही किले में 2 महीने तक कैदी बना कर रखा गया। क्या ये कौम जो फ्रीडम ऑफ चॉइस और आज फ्रीडम और आज ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार हैं, इनका जो विंडसर कैसल है जहां आजकल इनका चोरों का सरदार बैठता है, क्या आप जाके उसकी तस्दीक कर सकते हैं? क्या आप जाके उसको इसी तरह ट्रीट कर सकते हैं जिस तरह इन्होंने हमारे हिंदुस्तान के बादशाहों को ट्रीट किया? एक लम्हे के लिए आप इस हिस्ट्री को पढ़ें और सोचें कि ये हमें किस तरह ट्रीट करते थे। वो तो लिखते हैं कि आई
dislike Indian foods and the people more. स्लेव्स समझते थे हमें, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का जो निज़ाम था वो कंट्रोल करने के लिए था स्लेव्स को, और हमने आज तक वही राइज किया हुआ है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, हमारा जुडिशल सिस्टम, हमारा गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो उसी तनाजुर में, उसी पैटर्न पर चलता आ रहा है। तो ये बुक जो है बहुत मज़े की है, आप इसे पढ़ें। और हिस्ट्री पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे, आपने क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को जो है वो बढ़ाता है, आपको बताता है कि आपने पास्ट में क्या चीज़ें ख़राब की और आपने किन चीज़ों को रिपीट नहीं करना। अगर आप लर्न नहीं करेंगे हिस्ट्री से तो यू आर डेस्टिन्ड टू रिपीट इट। अपने आप को उन गलतियों से बचाने के लिए कि हम उनको बार बार ना करें, खुदारा हिस्ट्री को पढ़ा करें।